हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए डिप्लोमा फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन आप पता है आपको स्टार्ट हो चुके हैं। 24 सितंबर से सिविल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज आप लोगों का डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम था। CE 302 और CC 302 का आपका। गाइस, इसके जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पता है अभी आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली। अब आपको 310 तक जब तक का एग्जाम है तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट है आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी, तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं और अपन डायरेक्ट चलते हैं पेपर पे, और पेपर पे एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये आपका आज का पेपर था, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या आया था, पॉइजन्स रेशो ऑफ स्टील इन द इलास्टिक रेंज इज, यानी कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर इस्पात का पॉइजन रेशो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.30 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड एज। तो विंड लोड की जब कैलकुलेशन करते हैं तो K1 एक फैक्टर आता है, उस K1 को हम लोग जानते हैं रिस्क फैक्टर के नाम से। ध्यान रखेंगे, लोड कैलकुलेशन में K1 को रिस्क फैक्टर से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रेड M 8.8 वोल्ट की पराभव सामर्थ्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M 8.8 वोल्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है गाइस C, यानी कि 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन बोल्ट जॉइंट पिच शेल नॉट बी लेस देन, यानी कि D पिच शेल कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है गाइस B, 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंक्स बीम आर डिनोटेड एज। जो भारतीय मानक चौड़ी फ्लैंक्स धरण को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ISHB, ISJB, ISWB या ISMP। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है D ऑप्शन, ISWB। गाइस, इनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन देखिए रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो ठीक है, मगर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक दो क्वेश्चन का ही फर्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिलेट बेल्ट में सबसे कमजोर खंड कौन सा होता है, यानी कि वीकेस्ट सेक्शन ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज। जो फिलेट वेल्डिंग अपन करते हैं उसमें सबसे कमजोर खंड कौन सा माना जाता है। तो ध्यान देखिए, थ्रोट ऑफ द फिलेट, यानी कि फिलेट का जो कंठ होता है ना, उस चीज़ को सबसे कमजोर खंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार कोने वाली TMM मोटाई की इस्पात प्लेट के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार क्या होगा। T - 1.5 mm, 5T/8 mm, TMM या 3T/4 mm। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 इंटू TMM। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड साइज ऑफ वेल्ड आर कनेक्टेड, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिकॉज T = KS। T = क्या होता है गाइस, KS होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा तनाव अवयव में विफलता का एक तरीका नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलियर इन अ टेंशन मेंबर। ग्रॉस सेक्शन यील्ड, ब्लॉक शेयर फेलियर, लोकल बकलिंग या नेट सेक्शन रप्चर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा लोकल बकलिंग। ध्यान रखिए गाइस, तनाव अवयव में विफलता का एक तरीका है लोकल बकलिंग फॉल्ट जो उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक इस्पात की प्लेट 26 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर मोटी है और यदि बोल्ट का डायमीटर 15 mm है तो प्लेट का निबल काट कितना होगा। 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर या 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, 12 mm मोटाई के एक तनन अवयव में लगाए जाने वाले बोल्टों की अधिकतम केंद्र के केंद्र दूरी है। ठीक है, सो द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर, केंद्र से केंद्र के बीच दूरी कितनी होगी, 200 mm, 120, 192 या 100 mm। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, राइट आंसर हो जाएगा 200 mm। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 200 mm हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस्पात के एक संगठित स्तंभ पर 100 किलो न्यूटन अक्षीय बल कार्यरत है, लेसिंग सिस्टम कितना अनुप्रस्थ अरूपण बल के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। किस अनुप्रस्थ अपरूपण बल के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अपरूपण बल कौन सा हो गया गाइस, ट्रांसवर्स शियर फोर्स 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन या 25 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
25 किलो न्यूटन। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए थोड़ा सा ब्लर है। IS 800.2007 के अनुसार एक संपीड़न अवयव जिस पर अचल भार एवं अध्यारोपित भार लग रहा है के लिए स्वीकार्य प्रभावकारी तन्यता अनुपात क्या होगा? 180, 200, 300, 250। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा गाइस A 180। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़न सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर? स्ट्रट, टाई, रफ्टर या बूम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इस राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाई। क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभ के अनुदैर्ध्य अक्ष से जालक छड़ों का झुकाव कोण होना चाहिए? 10 से 30 डिग्री, 30 से 80 डिग्री, 40 से 70 डिग्री, 20 से 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा सी 40 से 70 डिग्री के आसपास। ठीक है, 40 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 16, IS 800.2007 के अनुसार आयताकार स्लैब आधार की न्यूनतम मोटाई की गणना कीजिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा गाइस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। सुघट्य आकलन विधि में आकृति गुणक निर्भर करता है, यानी कि द शेप फैक्टर इन प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन, किस पर निर्भर करता है? प्रभाव, पदार्थ के पराभव प्रतिबल पर, हिंज की लंबाई पर, खंड की ज्यामिति पर, आघूर्णों के पुनर्वितरण पर, किस पर? क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खंड की ज्यामितीय आकृति पर, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से काट का आकृति गुणांक का मान न्यूनतम होगा? डायमंड ब्लॉक, फर्स्ट खंड, आयताकार खंड या वृत्ताकार खंड। बात कर रहा है आकृति गुणांक का मान न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो देखिए सर्कुलर सेक्शन में सबसे कम होता है, सर्कुलर सेक्शन में कम से कम आकृति गुणांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वेब विकलांगता आमतौर पर उस बिंदु पर होता है जहां, तो क्रिपलिंग जनरली कहां पर अकर होती है गाइस? ध्यान रखेंगे क्रिपलिंग अगर आता है हमेशा कंसंट्रेटेड लोड्स। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड्स। क्वेश्चन नंबर 20, सभी कैंचियों को जोड़ने वाले और छत की चादरों को सहारा देने वाले संरचनात्मक हिस्से का नाम बताइए? पर्लिन, टाई छड़, गटर या ब्रेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्लिन। तो सभी कैंचियों को जोड़ने वाला और छत की चादरों को सहारा देने वाले संरचनात्मक हिस्से को पर्लिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, छत कैंची के कौन से सदस्य पर्लिन को सहारा देते हैं? मुख्य राफ्टर, प्रमुख टाई, रिच या मुख्य स्टड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अभी देखिए ऊपर जो वाले क्वेश्चन के सिमिलर है, बट इसका राइट आंसर क्या है? मुख्य राफ्टर। राइट आंसर हो जाएगा मुख्य राफ्टर क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किन भारों के लिए यह मानना आवश्यक नहीं है कि वे एक साथ काम करेंगे? वो कौन से भार हैं जिनके लिए मानना आवश्यक नहीं है कि वो एक साथ काम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी अचल भार और वायु भार। ध्यान रखें अचल भार और वायु भार वे भार हैं जो कि एक साथ काम करेंगे। निम्न में से कौन सा सेवा क्षमता की सीमांत अवस्था में नहीं आता है? विक्षेपण, आग, कंपन या फटीग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी? डिफ्लेक्शन, फायर, वाइब्रेशन या फटीग। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर होगा डी यानी कि फटीग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। धरनों में विक्षेपण की जांच करते समय अचल भार एवं चल भार के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का मान होगा 1,1, 1,0.8, 1,1.2 या 1.2, 1.5। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़कारी केंद्रीय भार के कारण वेब में उत्पन्न संभावित स्थानीय सदिलन को रोकने के लिए लगाया जाता है? विकर्ण, मरोड़, भार ले जाने वाला या धारण। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। IS 800/2007 के अनुसार ऐसे तनन अवयव जिनमें हमेशा तनाव बल लगता है का अधिकतम तन्यता अनुपात क्या होगा? 180, 400, 300 या 250। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 20 mm व्यास के बेयरिंग बेल्ट का कर्तन सामर्थ्य क्या होगा यदि इकलौता कर्तन समतल चूड़ी वाले भार में आता है? क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45.27 किलो न्यूटन। 45.27 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 28, अधिक लंबाई, विस्तृत एवं भारी गुरुत्व भारों के कारण निम्न में से कौन सी संरचना मितव्ययी यानी कि इकोनॉमिकल है?
देखिए बीम, ट्रस, आर्च या प्लेट ग्राइडर। तो इकोनॉमिकल की अगर आप बात करते हैं तो प्लेट गिर्डर, ठीक है, गार्डर सॉरी, प्लेट गार्डर आपका सबसे इकोनॉमिकल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, IS 800.2007 के अनुसार स्तंभ आधार के नीचे बेरिंग दाब का अधिकतम मान निम्न में से किस से अधिक नहीं होना चाहिए? FCK इजिकल टू कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 0.440 FCK, 0.50 FCK, 0.60 FCK या 0.7 FCK। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.60 FCK। क्वेश्चन नंबर 30, इस्पात धरन के डिजाइन में सुगठ्ठे खंड के लिए बीटा वी का मान लिया जाता है 10, 1, 20 या 50। सो गाइस ध्यान रखेंगे बीटा वी का मान 1 लिया जाता है इस्पात यानी कि इन डिजाइन ऑफ स्टील बीम के लिए बीटा वी फैक्टर क्या होता है 1। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की गई है अपने स्तर पे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सही आंसर बताऊं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है। तो आपको अगर लगे जिस क्वेश्चन का आंसर गलत तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।